कैसी चल रही है अब आपकी तैयारी? देखो, जैसे जैसे साल ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे तैयारी का लेवल नीचे आता जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कल सही हो जाएगा, इसके बाद सही हो जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा, दिवाली है दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, छुट्टियों के बाद कर लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए इसके बाद कर लेंगे, है ना। घर पे ये इशू हो गया है, ये इशू ख़त्म हो जाए तो कर लेंगे, स्कूल में ये लड़ाई झगड़ा हो गया है, ये ख़त्म हो जाए इसके बाद पढ़ लेंगे। देखो, बात ये है कि कभी भी ये बाद आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को लगता है कि टाइम बहुत है। हम लोग लगता है ना कि लाइफ में टाइम बहुत है, कल कर लेंगे, इसके बाद से कर लेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कर लेंगे। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। आपको अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करनी है। हमेशा हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तुम सोचोगे कि ये छोटा सा जो भी मैटर है, प्यार मोहब्बत का, लड़ाई झगड़े का, घर पे भाई बहन से जो भी है तुम्हारा, पैसे का, रुपये का, ये प्रॉब्लम खत्म हो तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगी आपका ध्यान किसी और प्रॉब्लम पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करें सर, प्रॉब्लम है, आप तो समझ ही नहीं रहे हैं, आप तो बस ज्ञान दे रहे हैं खड़े होके कि चलो प्रॉब्लम है तो कर लो। नहीं, देखो, अगर दौड़ सकते हो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, चल नहीं सकते व्हील चेयर पे बैठ के रेंगो, वो भी नहीं हो सकता जमीन पे बैठ के घिसो, वो भी नहीं हो सकता लेट के रोल करो। मतलब हर सिचुएशन में अपना काम करते रहो, तेज धीमे ठीक है, रुकना नहीं चाहिए आपकी पढ़ाई। फिर बोल रहा हूँ, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते व्हील चेयर पे बैठ के आगे बढ़ो, वो नहीं हो सकता जमीन पे बैठ के रगड़ो, वो नहीं हो पा रहा तो लेट के गोल गोल रोल करो। काम होते रहना चाहिए। चलिए, इसी बात के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। फ्लूइड डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो अभी तक हम लोग फ्लूइड स्टैटिक की सारे डिस्कशन 4 वीडियो में ले चुके हैं। अब थ्रस्ट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये सारी बातें। छोटा सा पास्कल्स लॉ बचा है, क्या बोलता है कि इनक्लोज फ्लूइड पे जहां प्रेशर लगाओगे वो प्रेशर हर पॉइंट पे बराबर से चला जाएगा। करा देंगे कभी बीच में, छोटा सा है। आज फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं कि जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, जब फ्लूइड के पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे, जब फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। तो इसके बारे में महान श्री एच सी वर्मा सर ने कहा है कि यदि आप कभी जीवन में देखो, अंदाज देखो, यदि आप जीवन में कभी किसी झरने के समीप गए, वाटरफॉल के क्लोज आप गए और वहां पे आपने देखा कि झरना ऐसे गिर रहा है, वाटरफॉल पानी ऐसे गिर रहा है, तो उस सीन का आनंद लीजिए और पानी की गिरने वाली झर 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 आवाज का आनंद लीजिए, अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। और अगर नहीं है तो आके उसकी मैकेनिक्स पढ़िए, जो कि इतनी आसान नहीं है। देखने में बड़ा मजा आता है ऐसे झरना, पर हर पार्टिकल का मोशन पढ़ना बड़ी खतरनाक मैकेनिक्स होती है। हम तो उसका बहुत ही ईजी फॉर्म फ्लूइड मैकेनिक्स ना आपका इंजीनियरिंग में आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड इंजीनियरिंग में, या आप बीएससी इन फिजिक्स करोगे तो वहां पे मिलती है। बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उसका सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, है ना। जैसे अपना हमने कुछ जलाया और धुआं उड़ता है तो धुआं बड़ा अच्छा लगता है, ये बादल का शेप बना, बादल ने दिल बना लिया, ये बादल ने किताब बना ली, है ना। पर वो बादल का शेप है क्या? फ्लूइड्स का मोशन। बादल भी तो क्या है? गैस। क्लाउड क्या है? गैस। फ्लूइड्स का मोशन, तो उसकी स्टडी करना एक काफ़ी ही टिपिकल होता है, इसीलिए काफ़ी बाद में देख रहे हो ये टॉपिक आया, पहले मोशन वगैरह आपको समझा दिया। तो शुरू करते हैं आज फ्लूइड डायनेमिक्स। हम आपको बता दें कि फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम आइडियल फ्लूइड के फ्लो को कंसिडर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, आइडियल फ्लूइड के फ्लो को। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इसकी 2 प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है। एक तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, कितना भी दबाओ डेंसिटी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन डेंसिटी। निकाल लिया है कॉपी और पेन? अब तक नहीं निकाला तो निकालो भाई, क्लास में देर से आए हो तो। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, जो चल रहा है उसको एंजॉय करो यार, मस्ती से पढ़ो, टेंशन मत लो। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, मतलब जब फ्लूइड फ्लो करे तो उसकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, हाँ, स्मूथ,
ऐसा होगा तो है नहीं, तो इसीलिए क्या बोला, आइडियल फ्लूइड, डेंसिटी चेंज ना हो, नॉन विस्कस। तो ये बातें तो हम स्टैटिक में भी कर चुके थे, रुके हुए फ्लूइड में भी। अब चलते हुए फ्लूइड में हम एक बात नहीं करने वाले हैं, इररोटेशनल। इररोटेशनल, ये फ्लूइड इररोटेशनल हो, मतलब फ्लूइड के पार्टिकल का ओमेगा जीरो हो, एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो, है ना, कहीं से भी एंगुलर मोशन ना हो। बोलोगे ये क्या बात है, नदी किनारे जाके आप जब खड़े होते हो, सर नदी किनारे तो हम दुख में गए थे एक बार सर, फेल हो गए थे सर, पापा ने बहुत मारा बेल्टे बेल्ट। तो नदी किनारे यदि आप जाते हो और वहाँ पे पानी का फ्लो देखते हो, तो देखते हो कई कई जगह पे ऐसे गोल 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 पानी घूम जाता है, पत्थर वत्थर रखे होते हैं, देखा है कि जहाँ शैलो वाटर हो, है ना, मतलब हल्का वाटर होता है जहाँ पे, तो देखते हो कहीं कहीं पे गोल 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 पानी घूम रहा है, उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। अब गोल गोल घूम रहा है तो एंगुलर मोशन, पर हम एंगुलर मोशन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम मानेंगे पानी स्ट्रेट लाइन में बह रहा है या कोई भी उसके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। सो इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इररोटेशनल, ये तीन प्रॉपर्टी हम सच मानेंगे और इतना मान के ही फ्लूइड फ्लो को पढ़ेंगे। देखो अब फ्लूइड फ्लो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टेडी फ्लो, ठीक है। एक होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो, एक होता है स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो। हेडिंग डालेंगे स्टेडी फ्लो, इसी को एच.सी. वर्मा सर ने बताया है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। उनके हवाले से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुक डिफर करती है इसमें, ठीक है, बट बेसिकली है यही स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है, मान लो यहां कोई लिक्विड बह रहा है, ठीक है, यहां कोई लिक्विड बह रहा है, इस पॉइंट पे लिक्विड का एक पार्टिकल आया और उसकी वेलोसिटी v1 है पॉइंट ए पे, फिर वो पार्टिकल पॉइंट पी पे गया, तब उसकी वेलोसिटी मान लो, कैसे भी मान लो यार, ऐसे मान लो v2 है, ठीक है, या यहां मान लो पॉइंट बी पे वही पार्टिकल गया, उसकी वेलोसिटी v2 है। अब अगला पार्टिकल आया ए पे, तो उस पार्टिकल की भी वेलोसिटी v1, वो अगला पार्टिकल पहुंचा बी पे, उसकी वेलोसिटी v2, अगला पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी ए पे v1, फिर जब बी पे गया तो वेलोसिटी v2। मतलब एट एनी पॉइंट इन स्पेस, क्या भैया, एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड molecule remains constant with time. Molecules remain constant with time, किसी जगह पर समय के साथ फ्लूइड के मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज नहीं होगी। यहां से मॉलिक्यूल नंबर अल्फा गया तो उसकी वेलोसिटी v1, मॉलिक्यूल नंबर गधा गया, सेकंड गया बीटा, तो उसकी वेलोसिटी v1, मॉलिक्यूल नंबर चूहा गया तो उसकी वेलोसिटी भी v1। यहां से जो भी मॉलिक्यूल जाएगा उसको v1 वेलोसिटी से होके जाना पड़ेगा, और यहां से जो भी मॉलिक्यूल जाएगा उसको v2। अब इसका मतलब समझो, जहां से जो v1 पे गया तो अगले पॉइंट पे v2, v3, v4, मतलब भाई साहब अगर एक मॉलिक्यूल यहां से यहां गया तो अगले मॉलिक्यूल को भी यही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और साथ में डायरेक्शन। पहले का डायरेक्शन ये है तो अगले का डायरेक्शन भी यही, फिर पहला यहां पे ये डायरेक्शन लेगा तो अगला भी यही, यानी पहला अगर ए से बी गया तो दूसरा भी अगर ए पे आया तो फिर बी पे जाएगा। वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ए पे, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, तो पहला ए से बी पहुंचा तो दूसरा भी ए से बी पहुंचेगा। यानी दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, एनी पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, एनी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। यदि एक पार्टिकल ए से बी पर गया तो अगला पार्टिकल भी ए से बी पर जाएगा। पहले की वेलोसिटी यहाँ v1, यहाँ v2, तो दूसरे की भी यहाँ v1, यहाँ v2। पर इसको कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। स्टेडी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो वो सोचते हैं कि हर जगह फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नहीं भाई, किसी गिवन प्लेस पे फ्लूइड की स्पीड समय के साथ चेंज नहीं होगी। एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। क्लियर? मतलब ए और बी पे फ्लूइड की वेलोसिटी
डिफरेंट हो सकती है, हो ये भी जरूरी नहीं, डिफरेंट हो सकती है, पर ए पे जो वेलोसिटी है हमेशा ए से पास करने वाले मॉलिक्यूल्स की वही रहेगी। ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। यानी अब हम जितनी भी स्टडी करने वाले हैं हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और मेन अपना टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। हम दोनों में ही ये सारे अजम्पशन मानेंगे। पहला अजम्पशन की फ्लूइड आइडियल है, दूसरा अजम्पशन की फ्लो स्टडी या स्ट्रीमलाइन में। पहला आइडियल है मतलब ये सब, और दूसरा स्ट्रीमलाइन या स्टडी फ्लो। नोट कर लें, मिटा दें। ओके। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। अच्छा एक चीज और देखो, यदि हमें लिक्विड की स्ट्रीमलाइन फ्लो दी हुई है, हमें दिया है ये लिक्विड की स्ट्रीमलाइन है, मतलब इस लाइन पे लिक्विड फ्लो कर रहा, हमें यहाँ पे लिक्विड की स्पीड चाहिए, लिक्विड की स्पीड, तो यहाँ पे टेंजेंट बना लो ए पॉइंट पे, दैट इज द स्पीड ऑफ लिक्विड एट ए। हमें यहाँ पे लिक्विड की स्पीड चाहिए, टेंजेंट बना लो स्पीड ऑफ लिक्विड एट बी। मतलब आपको लिक्विड की स्पीड किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो आप स्ट्रीम लाइन के ऊपर, इसको स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं, है ना, लाइन ऑफ फ्लो जिस पे फ्लो कर रहा, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो टेंजेंट आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब मुझे बताओ क्या दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं? क्या दो स्ट्रीम लाइन मतलब जिस पे फ्लूइड फ्लो कर रहा, इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इस पॉइंट पे देखो, फ्लूइड की एक वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, एक वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। भाई साहब अगर इंटरसेक्ट कर गई टुर्रक टुर्रक, तो इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी इस स्ट्रीमलाइन की वजह से, पहली और दूसरी, पहली की वजह से वेलोसिटी इधर होगी और दूसरी की वजह से टेंजेंट ऐसा बन रहा, वेलोसिटी इधर, तो एक ही पॉइंट पे फ्लूइड के पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि गलत है। समझ में आ गया? कोई गधा तो नहीं है। टू स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती, नेवर। अगर करेंगी तो जहां पे करेंगी वहां पे फ्लूइड के पार्टिकल के दो वेलोसिटी होंगे, एक टेंजेंट इस पे एक इस पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, इंतजार। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो करेगा ऐसे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां पे लगाएंगे जहां पे हमारे पास आइडियल फ्लूइड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, इररोटेशनल हो, और साथ में स्ट्रीम लाइन फ्लो हो, तभी आप इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। या सिद्धांत हमसे यह कहता है कि यदि मान लीजिए ये एक पाइप है, ये पाइप यहाँ पे थोड़ा पतला और इस जगह पे थोड़ा मोटा हो जाएगा, अगर इसमें से कोई फ्लूइड बह रहा है, यदि इसमें से कोई फ्लूइड जा रहा है, तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। मतलब जैसे हम लोग कई बार पाइप से चीज़ों में पानी डालते हैं गार्डन वगैरह में, अब वो अमीर लोग होते हैं जो ऐसे करके छिक 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 छिड़कते हैं, हम लोग तो वही पाइप लेके पानी डालते हैं, बहुत बढ़िया, और छत वत पे भी डाल देते हैं, अपन के पास बहुत पानी है, ये ले सेव वाटर है। तो क्या होता है कि जब पाइप को बीच से दबाते हैं बड़ा मजा आता है, क्लीं। अच्छा सोचो तुम्हारा कोई भाई बहन है दूर खड़ा है, उसको पानी से मारना है पाइप से, तो कैसे मारोगे? पाइप को बीच से दबा दोगे और पानी की धार लंबी सी जाके उसके मुंह पे मार देगी। तो पाइप को बीच के दबा के क्या करते हो आप कि उसका एरिया छोटा कर देते हो। आप जब दबा देते हो पाइप को बीच से तो दो तरफ से छोटे छोटे एरिया हो जाते हैं, एरिया छोटा करते ही फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। सो मान लो यहाँ का एरिया A1 है
और यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड v1 है, यहाँ का एरिया a2 है, ये एरिया, और यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड v2 है। तो यह सिद्धांत हमसे यह बोलता है कि a1 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू a2 इंटू वी2। कहने का अर्थ है a इंटू वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या कह सकते हो a इज, या ऐसे बोल दूं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बोल सकते हैं। इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब v कांस्टेंट अपॉन है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां पे एरिया छोटा होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। जितना पतला पाइप लोगे पानी का स्पीड उतना ज्यादा, जितना मोटा पाइप लोगे स्पीड उतना कम। इसको मैं अभी प्रूफ तो कर दे रहा हूं, समझने के लिए आप ऐसे समझो, जो रेट ऑफ फ्लो होता है, किस रेट पे फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम फ्लोन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम बहा। रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, कहीं पे भी। अब देखो a1 v1 ले लो, चाहे a2 v2, यार यहां से जितना फ्लूइड अंदर जाएगा 1 सेकेंड में, यहां से 1 सेकेंड में उतना फ्लूइड बोलो बाहर आएगा। मतलब रेट ऑफ फ्लो तो यहां और यहां का सेम रहेगा कि नहीं? बीच में थोड़ी ना कोई हाथी बैठ के पानी पी रहा है अरे यार यहां से जितना फ्लूइड 1 सेकेंड में अंदर गया, यहां से 1 सेकेंड में उतना फ्लूइड बाहर। मतलब a इंटू वी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये रेट ऑफ फ्लो होता है, और रेट ऑफ फ्लो जो यहाँ का है वही यहाँ का, जितना पानी अंदर उतना बाहर। सो ये भी याद रखना है, तो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम फ्लोन इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये देखो एरिया मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिट क्या आ रही है देखो, मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इतना वॉल्यूम फ्लो किया यूनिट। अब इसके प्रूफ की बात होती है, वो भी आपको दे देते हैं, नोट कर लिया इतना, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, ये और ये। रेट ऑफ फ्लो याद रखना, कई बार पूछ लेता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं इसको, कई बार क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। एक होता है मास रेट ऑफ फ्लो, मास फ्लोन इन 1 सेकेंड, अभी दिखाते हैं, आता नहीं है वो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पूछता है, ठीक है, a इंटू वी। अब इसका प्रूफ क्या है? सबूत है ना, ये अदालत सबूत मानती है। सबूत देखो, मान लो हम यहाँ पे एक पाइप ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज होते हुए एरिया का हो, वेरिएबल हो, ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस एंड का एरिया मान लो a1, इस एंड का एरिया मान लो a2, ठीक है। यहाँ से जो फ्लूइड अंदर जाने चाह रहे हैं, यहाँ से जितना फ्लूइड अंदर जाना चाह रहा है उस फ्लूइड की स्पीड है मान लो v1, और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आ रहे हैं, यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है, मान लो यहाँ उनकी वेलोसिटी है v2। हम डेल्टा टी टाइम के लिए कहानी को देखते हैं। डेल्टा टी टाइम में ये वाला पार्टिकल कितना आगे बढ़ेगा इन टाइम डेल्टा टी, बताओ ये पार्टिकल कितना आगे बढ़ेगा, इसकी स्पीड कितनी है v1, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1 इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में मेरे ख्याल से ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ आ जाएगा, इसके पीछे वाला यहाँ, इसके पीछे वाला यहाँ, और यहाँ और यहाँ, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा डॉटर से दिखा रहा हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ये वाला यहाँ, सब पीछे 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 आते जाएंगे। बोलो सही बनाया है? मतलब सबसे पहला वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1 इंटू डेल्टा टी। बोलो सही है? पहला पार्टिकल ये एकदम पास में था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 डेल्टा टी, यहाँ पहुंच गया, इसके बाद वाला यहाँ यहाँ, ठीक है। तो मैं पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना फ्लूइड एंटर किया वॉल्यूम वाइज। तो इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर किया, देख रहा है ये वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया ए है, लेंथ है v1 डेल्टा टी, किसी को दिक्कत तो नहीं है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, इतना फ्लूइड एंटर किया डेल्टा टी टाइम में, एरिया इनटू लेंथ। ये वाला पार्टिकल v1 डेल्टा टी, पीछे वाला सब v1 डेल्टा टी चले हैं, ये पूरा यहां घुस गया। अच्छा मैं पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स
इन, नॉट इन 1 सेकेंड ना, इन टाइम डेल्टा टी, नॉट इन 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी फॉर इट, मैं माफी मांगता हूं कान पकड़ के, इन टाइम डेल्टा टी इस तरह से मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन, अरे यार 1 सेकेंड करके भी मैं कर दूंगा, आपको पता है, आप भी कर सकते हो, इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना मास ऑफ फ्लूइड अंदर आया, क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है तो ये इनकंप्रेसिबल है तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी यहां पे रो है तो यहां पे हर जगह रो होगी। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेल्टा टी टाइम में इतना फ्लूइड अंदर आया तो इसका मास डेंसिटी इनटू जितना वॉल्यूम अंदर आया, सो इट इज A1V1 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय रो, बोले सही है, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, रो A1V1 डेल्टा टी। इसी तरह से इन टाइम डेल्टा टी अमाउंट ऑफ, अमाउंट क्या, अब तो बात हो ही रही है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स, इस एंड से कितना वॉल्यूम चला जाएगा, कितना वॉल्यूम चला जाएगा यहां से, चलो सोचते हैं, टाइम डेल्टा टी, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल, और क्लोज बना देता हूं, हाँ ये वाला मॉलिक्यूल, अभी सब अंदर कर दो, समझो कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं, डिराइव तो यार 1 सेकेंड में हो सकता है, समझो, मान लो सब मॉलिक्यूल्स अंदर थे अभी, ठीक है, इनिशियली इसमें पहले से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें पहली बार फ्लूइड आया हो तो यहां पहुंचेगा ही नहीं, ऑलरेडी फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस पाइप, हमने तो किसी इंस्टेंट पे इसको पूरा देखना स्टार्ट किया, ये मत सोचना कि यहां से फ्लूइड अंदर गया ये वाला पहुंचा, नहीं, फ्लूइड पहले से बह रहा था, चल रहा है उसमें आइडियल फ्लूइड पे फ्लो चल रहा है स्ट्रीमलाइन। मान लो ये वाला पार्टिकल हमने ले लिया, स्पीड कितनी है इस तरफ v2 की, डेल्टा टी टाइम में ये कितना आगे जाएगा, मान लो यहां आ गया ये वाला पार्टिकल, पीछे वाला यहां 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 है कि नहीं है? सभी पार्टिकल आगे आ गए, ठीक है, मैं पूछूं कितना आगे आए, तो पहला वाला पार्टिकल देखो ये, इसकी स्पीड है v2, और चला कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी, तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, मतलब ये वाला पार्टिकल जो सबसे आगे पहुंचा कितना चला, v2 डेल्टा टी, बाकी सब तो इसको फॉलो कर रहे हैं, पहला वाला सबसे आगे पहुंच गया v2 डेल्टा टी, बाकी सब इसके फॉलो करते गए, तो इतना लिक्विड बाहर आया। सो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स, भाई वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इनटू लेंथ, कितना एरिया है ये A2, लेंथ कितनी है v2 डेल्टा टी, A2 v2 डेल्टा टी, इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर आ गया डेल्टा टी टाइम में। देखो ये रेट ऑफ फ्लो था, कितना फ्लूइड 1 सेकेंड में बह रहा, और आपसे पूछा डेल्टा टी में तो आपने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना सेकेंड, कितना फ्लूइड बह रहा 1 सेकेंड में, रेट ऑफ फ्लो, हमसे पूछा डेल्टा टी में तो ये v1 इंटू डेल्टा टी। वैसे कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ से ये v1 डेल्टा टी ट्रेवल किया, ये v2 डेल्टा टी, इतना वॉल्यूम बाहर। इसी तरह से मैं पूछूं मास ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स, मास ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स इन डेल्टा टी टाइम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू A2 v2 डेल्टा टी। अब लॉजिक समझो, अगर पाइप में पहले से पानी फ्लो कर रहा तो डेल्टा टी टाइम में जितना पानी यहां से अंदर आएगा उतना पानी यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। सोचो पहले से पूरा भरा है, अब यहां से एक आदमी और अंदर डालोगे तो इधर से एक आदमी बाहर गिरेगा कि नहीं, और प्रोवाइडेड ये कि डेंसिटी चेंज नहीं होनी है, ऐसा नहीं कि तुमने ये डाला तो फ्लूइड दब जाएगा, ये अलाउड ही नहीं है क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। ये नहीं कि तुमने यहां से डाला, यहां से कुछ यहां से डाला और दब गया, नहीं, जहां से डालोगे तो कटक एक बाहर आ जाएगा, मतलब जितना फ्लूइड एंटर कर रहा उतना फ्लूइड लीव करेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया है भाई, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अंदर पूरे में फ्लूइड भरा ही था, यहां से जितना मास डाला उतना बाहर। सो कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास एंटर किया उतना मास लीव करेगा, यानी रो A1 v1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो A2 v2 डेल्टा टी, यहाँ से रो डेल्टा टी कैंसिल, A1 v1 इज इक्वल्स टू A2 v2। जितना फ्लूइड 1 सेकेंड में अंतर किया, 1 सेकेंड है या डेल्टा टी टाइम, 1 सेकेंड में भी जितना फ्लूइड अंदर आएगा उतना फ्लूइड बाहर आएगा।
क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कुछ कुछ चीजें समझा करो कि कितना वॉल्यूम अंदर आया, इतना वॉल्यूम, ये वाला V1 डेल्टा टी ट्रेवल किया, ये वाला पार्टिकल V2 डेल्टा, सब उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक चीज और देख लो यहाँ से, मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम, ये देख लो, रो ए वी डेल्टा टी, ये होता है मास ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। खैर, नोट कर लिया, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। चलिए, प्रूफ समझ में आ गया। आइडियल फ्लूइड पे लगाना, स्ट्रीम लाइन पे लगाना। चलो, अब इसी पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे हमको खूबसूरत सा न्यूमेरिकल दे दिया, समझ में भी आता है। जैसे ही दबाओगे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, रेट ऑफ फ्लो वही चल रहा है। जैसे मान लो हमको एक न्यूमेरिकल दे दिया कि ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप का रेडियस यहाँ पे है 1 मिलीमीटर और यहाँ पे इस पाइप का रेडियस है 2 मिलीमीटर। यहाँ पे फ्लूइड एंटर कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। तो बताइए यहाँ से फ्लूइड के निकलने का स्पीड कितना होगा? 1 सेकेंड का सवाल है, जल्दी से इसको उड़ा दो 1 सेकेंड में। ठीक है, आइडियल फ्लूइड है, ये सब असम्पशन मान लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है ये भी मान लो। हो गया क्या हलवा सवाल? क्या करेंगे बताइए? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 हो जाएगा पाई इसका स्क्वायर इंटू V1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। A2 हो जाएगा पाई इसका स्क्वायर इंटू V2। अब देखो, मिलीमीटर ईटर लिखने से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर हो रहा है, दोनों तरफ है, एरिया इधर भी कैंसिल ही हो जाएगा। पाई से पाई मर गया, 2 स्क्वायर इज 4, सो 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू V2। मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से V2 की वैल्यू हो गई 2/4, दैट इज 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो, एरिया हमने बढ़ा दिया, एरिया हमने 4 गुना बढ़ाया, रेडियस 2 गुना, तो एरिया 4 गुना बढ़ा, तो स्पीड 4 गुना कम हो गई। रेडियस 2 गुना बढ़ाओगे तो एरिया पाई आर स्क्वायर 4 गुना बढ़ा, आर स्क्वायर, और स्पीड 4 गुना कम। तो जितने गुना एरिया बढ़ाओगे स्पीड उतने गुना कम होती जाएगी। अब इसी खूबसूरत से कंसेप्ट पे हमारे प्रिय IIT JEE ने 2004 में एक प्यारा सा सवाल सेट किया। वैसे तो 2014 एडवांस में भी सेट किया है, पर वो बहुत ही हलवा है, खुद से करके देख लेना। IIT JEE 2004 का सवाल मैं लूँगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है, हलवा है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास एक ट्यूब वगैरह है या पाइप वगैरह है, जो भी कह लो, और उसमें यहाँ एक पतला सा नोजल बना है। ठीक है, एक पतला सा नोजल बना है इसमें। इस नोजल का डायामीटर उन्होंने हमको बताया, इस नोजल का जो डायामीटर है वो 2 मिलीमीटर है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर एक फ्लूइड भर दिया। ठीक है ना, फ्लूइड भर दिया, ठीक है, और ये पिस्टन लगा दिया। पिस्टन का डायामीटर हमसे बोला इन्होंने कि 8 मिलीमीटर है। ये डायामीटर 8 मिलीमीटर है, दिस डायामीटर इज 8 मिलीमीटर, इसको छोटा d लिख देते हैं, डायामीटर इज 2 मिलीमीटर। इस पिस्टन को हमने मूव किया विद अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। कंफर्म कर ले, हम क्वेश्चन लेके आए हैं, गलत हो जाएगा तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। 0.25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो होगा क्या, आप भी समझ रहे हो क्या होगा? बोलो क्या होगा? यहां से फ्लूइड बाहर आएगा, किस स्पीड से आएगा ये नहीं पूछा, देखते जाओ। डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर, ठीक है ना, डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, आप यहां से दबाओगे फ्लूइड यहां से बाहर आएगा। इन्होंने बताया ये पूरी जो भी चीज है डिवाइस, ये ग्राउंड से 1.25 मीटर की हाइट पे रखी है। यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि भाई फ्लूइड के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और नीचे तो ग्रेविटी खींच ही लेगी। इन्होंने कहा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए, और हमको ये बताइए कि इस वाटर के मॉलिक्यूल की रेंज कितनी होगी। इसको रेंज बोलते हैं ना प्रोजेक्टाइल में। उन्होंने पूछा कि ये दबाने पे जो फ्लूइड निकल रहा इसकी रेंज कितनी होगी। खुद से करिए, 4 ऑप्शन उन्होंने हमको दिए हैं, ABCD, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 4 मीटर। ट्राई करें कितनी रेंज होगी। आसान सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है,
बहुत बढ़िया भाई, अगर याद है तो। चलिए हो गया। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ की स्पीड निकाल ली जाए। तो यहाँ का एरिया पता है, स्पीड पता है, यहाँ का एरिया पता है, स्पीड निकालें। तो a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर के लिए डायमीटर का आधा करो तो क्या फायदा, उधर भी आधा करोगे, यही लिख लो। पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 0.25, पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू v2। कुछ गलत तो नहीं कर रहा डायमीटर का स्क्वायर? अरे यार पाई डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू v1, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू v2। यही तो लिखोगे तो 4 4 कैंसिल। चलो ये सब बातें आप समझते होगे। अब पाई से पाई मर गया, 8 स्क्वायर इज 16, 0.25 को लिख सकता हूँ 1/4 और 2 स्क्वायर इज 4 इंटू v2। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो स्पीड तो इसकी है 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है? यहाँ से यहाँ डायमीटर कितने गुना कम हुआ है? 4 गुना, और ज़्यादा होनी चाहिए। 4 4 जा 16, 4 जा 4, देखो जरा ध्यान से, 8 स्क्वायर 16 नहीं होगा, 64 है ना, वही मैं सोच रहा था। 8 स्क्वायर इज 64 इंटू 0.25 है 1/4 और ये 4 इंटू v2। सो 4 16 जा और 4 4 जा, सो v2 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से यहाँ डायमीटर कितने गुना छोटा हुआ? 4 गुना। तो एरिया कितने गुना छोटा हुआ होगा? 4 का स्क्वायर 16 गुना। तो स्पीड कितने गुना बढ़ी? 16। 1/4 इंटू 16 4, 16 गुना एरिया कम हुआ, 16 गुना स्पीड बढ़ी। तो यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया कि एक पार्टिकल को आपने 1.25 मीटर की हाइट से फेंका है। अब ये प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया। एक पार्टिकल को 1.25 मीटर की हाइट से फेंका है 4 मीटर पर सेकेंड से, आप उसकी रेंज पता लगाएं। आप उसकी रेंज पता लगाएं। तो रेंज निकालना मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान सवाल होता है। इसको मिटा दूँ, यहाँ तक तो कुछ बचा नहीं इसमें सवाल में दम। अब तो सवाल इतना ही बचा है, सिर्फ ये भी मिटा देता हूँ। अब हमसे रेंज पूछ रहे हैं, तो बच्चों रेंज क्या होती है? ये होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। सो रेंज क्या हो जाएगी? बोलो। अब ये वो फॉर्मूला वाला तो लगेगा नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो हाइट से। रेंज क्या होगी? बोलो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंटू जितना टाइम लगा हो, यानी जो भी अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो इंटू जितना टाइम लगा हो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, पता होगा है ना। ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी पे एक्ट करती है। अब कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने पे पता नहीं चल रहा है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं इसका मोशन वाई डायरेक्शन का। जरा वाई डायरेक्शन का मोशन देखिए। वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये तो भैया ऐसे निकले हैं ना एक्स की तरफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके, वाई की वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है इसका? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी का लग रहा है नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ? एक्स में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, वाई में ये हुआ, कितना? -1.25 मीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है टाइम कितना लगा, तो भैया नहीं निकाल पाओगे। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। S की जगह -1.25, U की जगह 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से t² इज इक्वल्स टू -10, तो माइनस माइनस कैंसिल। t² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.25 अपॉन 10। सही है। तो यहाँ से पॉइंट हटाया 0 0, 25 5 जा 25 4 जा 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 8, 1/4। t² 1/4, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अब रेंज कितनी होगी इसकी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 और 1/2 सेकेंड में यहाँ आया, तो 1/2 सेकेंड में यहाँ भी पहुँचेगा। अरे 1/2 सेकेंड में यहाँ पहुँचा है, 2 डिस्टेंस कवर किया, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। तो 1/2 सेकेंड में यहाँ तक नीचे गिरा और यहाँ तक आगे बढ़ा, इंटू 1/2। सो द रेंज इज 2 मीटर। ऑप्शन बी क्लियर है। इसके बाद खुद से 2014 एडवांस का सवाल खोल के कर लीजिएगा। बाकी नीट वाले भी अपनी किताब से सवाल जरूर लगाइए। हम हमेशा बोलते हैं देखो सवाल लग रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही किसी पे भी भरोसा मत करो। मिटा दें? ओके। नीट वाले बच्चों अपने प्रीवियस ईयर लगाओ, अगर लग रहे हैं फिजिक्स में हर चैप्टर के सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ तभी सही है।
अब ये नहीं कह सकते सर कि 30 के 30 लगेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत खुद से और करनी पड़ेगी। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। वाह सर वाह, बहुत बड़ी बात बताई आपने, हमको तो पता ही नहीं था। हैं सर दिवाली आ रही, दिवाली पे भी पढ़ा दोगे? हैं बर्नौलीज थ्योरम, हेडिंग लगाओ। सब सोचे खत्म हो गया टॉपिक। बर्नौलीज थ्योरम है ना, तो जितना ही इंटरेस्टिंग इनका नाम है उससे कहीं इंटरेस्टिंग इनका टॉपिक है। बर्नौलीज थ्योरम ने क्या खोज की? क्यों की सर? ऐसे ही इतनी खोज हो गई सर, कितनी खोज करेंगे सर इन लोग? सर इनका पेट नहीं भरता कभी, हम मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम ने खोज की कि मान लो, अभी रुक जाओ, मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ, सब तैयार हो गए सर, डेरिवेशन आ गया। मान लो हम फ्लूइड के कोई भी 2 क्रॉस सेक्शन ले लें, है ना, बढ़ा दो और पाइप की लेंथ और बढ़ा दो, चलो और अच्छा। हाँ मान लो फ्लूइड के कोई भी हम 2 क्रॉस सेक्शन ले लें, है ना, ठीक है ना, एक यहाँ ले लिया मान लो B, एक यहाँ ले लिया A, ठीक है। हम पूछे, मान लो हम बोलते यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, तो बताओ इनका डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1। कितने लोग ये बोल पाएंगे? हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, सभी लोग ने उठाए। सबको पता है अगर ये फ्लूइड स्टैटिक होता तो भाई साहब डेल्टा P बहुत आसान था, रो जी H निकाल देते, डिफरेंस इन हाइट रखते। भाई यहाँ का प्रेशर होगा, बोलो, यहाँ का माइनस यहाँ का क्या होगा? रो जी, और ये हाइट का डिफरेंस H2 माइनस H1। पर ये बात थी स्टैटिक फ्लूइड के लिए, और आज बात हो रही है फ्लूइड फ्लो की। तो फिर से हम बात करने जा रहे हैं आइडियल फ्लूइड के फ्लो की, और हम साथ में मानेंगे फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है तब 2 पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस सिर्फ इस फॉर्मूले से नहीं दे सकते। ये फॉर्मूला वैलिड है स्टैटिक फ्लूइड में। मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा और एग्जामिनर आपसे बोलता है P2 माइनस P1 निकालो, आपने रो जी एच लगा दिया, गई भैंस पानी में, नंबर थोड़ी ना मिलने, मिटा दे, भैंस भी जा रही है पानी में, अब तो नहा लो प्यारे बच्चों। सो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच वाला जो फॉर्मूला था वो स्टैटिक फ्लूइड में लगा सकते थे, यहाँ नहीं। तो बर्नौलीज थ्योरम ने क्या कहा? एक रास्ता निकाला बहते हुए फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस निकालने का। मेरी बात समझ में आई? स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? रो जी एच। अब बहते हुए फ्लूइड के लिए बर्नौली आया, उन्होंने बोला कि साहब मान लीजिए ये फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा, और ये फ्लूइड कैसा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड है, वो तो मानना ही पड़ेगा स्ट्रीमलाइन में। मान लो जो 2 पार्ट हैं, इसकी हाइट मान लो सरफेस से H1 और इसकी हाइट मान लो सरफेस से H2, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। मान लो यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, पर रो जी एच के इक्वल नहीं होगा। मान लो यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया A2, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी V2, ठीक है। मान लो फ्लूइड की डेंसिटी रो, जो कि आपको पता है पूरे में चेंज नहीं होगी क्योंकि आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। अगर ऐसा हो रहा है तो बर्नौलीज थ्योरम कहता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। डिब्बा बनाएंगे इसके ऊपर, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, अपना अपना नाम लगा लेना। ओके, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये तरीका है प्रेशर डिफरेंस निकालना, मतलब P2 P1 की वैल्यू मिल जाएगी तो प्रेशर डिफरेंस तो निकाल लोगे ना। अब भाई एकदम ही तुम अड़ गए हो तो ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, P2 माइनस P1 निकल आएगा इससे चाहोगे तो। अगर तुम्हारे दिल में श्रद्धा होगी, इसको इधर ले जाना, P2 माइनस P1 इसको इधर लाना, कहीं ना कहीं प्रेशर का रिलेशन है बहते हुए फ्लूइड का। जरा ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौलीज थ्योरम। ध्यान से देखो, दोनों एक ही बात है।
P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये जो टर्म है ये बहते हुए फ्लूइड का, यदि फ्लूइड आइडियल है और स्ट्रीमलाइन में चल रहा तो ये टर्म कांस्टेंट रहेगा। जैसे अभी आपने देखा था A इंटू वी कॉन्स्टेंट रेट ऑफ फ्लो, उसी तरह से आपने देखा कि ये टर्म भी बहते हुए फ्लूइड का कांस्टेंट। मुझे पता है आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फील आ रहा है mgh, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फील आ रहा है हाफ mv स्क्वायर। वो फील हम आपको दिलाएंगे पर थोड़ी देर बाद, अभी नोट करें। हाँ वो फील है, थोड़ा सा है ना। बेसिकली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, आई प्रूफ कर देंगे सब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहते हुए फ्लूइड की टोटल एनर्जी होती है। दिस थ्री टर्म्स कंस्टिट्यूट फॉर टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, अभी छाप लो, अभी रटना मत लगना कि है टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, नहीं, कोई समझा देंगे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्लियर हुआ। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। मिटा दें, ओके। इसको बोलते हैं हम बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, थोड़ी देर बाद चलो उसको डेरिवेशन दिखा दें क्या आपको, कैसे ये आया। आइए देखें बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। देखो बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन आपको जहां भी मिलेगी इंटरनेट पे या किताब में, एचसी वर्मा छोड़ दो तो मैक्सिमम किताब ने उसमें शॉर्टकट मारा है। इवन कोटा के टीचर्स के नोट्स वगैरह भी देखो तो वो भी उस पर शॉर्टकट मार रहे हैं और गलत बता रहे हैं। बोल दिया मैं, अब बोल दिया तो बोल दिया, अब जो गलत है सो गलत है, क्या किया जाए। कई किताबें गलत बता रही हैं। तो देखो है क्या कि मान लो ये फ्लूइड सब गलत बता रहा है। अब ये नहीं कहा, तुम कमेंट करने आ जाओगे सर आपने ऐसा, अरे यार मतलब तुमको मैक्स, अभी तुम मेरा तरीका देखना, तुमको फील होगा कि मैक्स अगर तुमने क्लास में पढ़ा है तो उन्होंने बहुत गंदा शॉर्टकट मारा है और जो कि गलत है। खैर अब जिसके में नहीं मारा है वो भैया खुश रहे। मान लो ये एक पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा, हाइट मान लेते हैं, यहाँ से लेवल है और कोप चेन बनाते हैं, है ना, यहाँ बना लेते हैं मान लो। ठीक है, ये फ्लूइड है, यहाँ से मान लो हाइट है h1, ठीक है, बीच में लेते हैं कहीं पॉइंट पे। यहाँ पे मान लो हाइट है h1 और यहाँ पे मान लो हाइट है फ्लूइड की h2, बीच में कोई दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया हमने A, एक पॉइंट ये ले लिया B। मान लो इसमें से आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा, तो हम वो फ्लूइड देख रहे हैं। इसमें फ्लूइड ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, समय के साथ फ्लूइड चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम कंसीडर करेंगे वो फ्लूइड जो A से B के बीच में है। वी विल कंसिडर फ्लूइड कंटेन्ड इन बिटवीन, एक धोखा नहीं दूंगा इस डेरिवेशन में, एक जगह धोखा नहीं दूंगा, एकदम प्योर फिजिक्स चलेगी। इन बिटवीन ए बी के बीच में जितना फ्लूइड इस समय पर है, अभी जब हमने देखना चालू किया, ऐसे देखा अचानक से, फोटो खींच ली आंख से है ना, देखते ही हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट लेते वक्त जितना फ्लूइड कंटेन्ड है बिटवीन ए बी, हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मानोगे, यहाँ फ्लूइड की स्पीड V1 मानोगे, यहाँ प्रेशर P1 मानोगे, यहाँ फ्लूइड का, यहाँ पे एरिया A2 मानोगे, प्रेशर बोलो यार P2 मानोगे, वेलोसिटी V2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे फ्लूइड V2, यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा पतला है, एरिया बड़ा है, प्रेशर कुछ चेंज, प्रेशर कुछ। अच्छा, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी this fluid section moves to A डैश B डैश। अब मान लो डेल्टा टाइम t बीत गया तो ये फ्लूइड जो है ये पूरा आगे बढ़ जाएगा। फ्लूइड तो फ्लो कर रहा, हमने देखना स्टार्ट किया कचक, अब यहां से डेल्टा टी टाइम आगे बढ़ा
डेल्टा टी टाइम बीत गया तो ये फ्लूइड आगे बढ़ेगा। तो मानते हैं ए से फ्लूइड पहुंच गया ए डैश पे और बी से फ्लूइड पहुंच गया बी डैश पे, ठीक है। ये ज़्यादा चलेगा वो कम, क्योंकि जान लो कि एरिया बड़ा है उसका तो धीमे धीमे बढ़ेगा। तो ए से A1 पे पहुंच गया, बी से बी डैश पे, उतना ही फ्लूइड है। क्या फ्लूइड की क्वांटिटी चेंज होगी? नहीं, ये फ्लूइड ए से बी वाला ए डैश बी डैश पे पहुंच गया। अब हम इतने फ्लूइड पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कि भूल गए? वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पुरानी चीजें रिवाइज करते रहें। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं होता। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, जितनी भी फोर्स लग रही है इस फ्लूइड पे, उन सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब इस फ्लूइड पे देखो कौन कौन वर्क कर रहा। सबसे पहले वर्क डन बाय प्रेशर। अब प्रेशर की वजह से फोर्स तो बनेगी ना, सो वर्क डन बाय प्रेशर या वर्क डन बाय फ्लूइड ही ले लो, फ्लूइड ही खुद काम करेगा। ये देखो इधर वाला फ्लूइड इसको इधर ढकेलेगा और ये आगे बढ़ेगा। अब यार इसको धक्का कौन दे रहा है? फ्लूइड। यानी इस सेक्शन ए बी पे इधर का फ्लूइड काम कर रहा है कि नहीं? अरे यहां से फ्लूइड P1 प्रेशर लगाएगा कि नहीं इसके ऊपर? यहां प्रेशर P1 है ना, तो फ्लूइड ने इधर P1 लगाया तभी तो ये आगे बढ़ा। तो ए बी पे किसने काम किया? फ्लूइड ने। तो वर्क डन बाय फ्लूइड लिख ले या वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर लिख लो, जो लिखना चाहो यार, ठीक है। तो मैं वर्क डन बाय फ्लूइड लिख देता हूं, इधर के फ्लूइड ने ढकेला। तो ध्यान से देखो, इधर का फ्लूइड तो आगे बढ़ाना चाह रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। वर्क डन बाय फ्लूइड, दो फ्लूइड वर्क करेंगे, देखो ध्यान से। इधर वाला फ्लूइड ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा P2। भाई साहब ये थोड़ी ना आगे बढ़ना चाह रहा है इधर का फ्लूइड, ये तो इसको रोकना चाह रहा है। ये तो इनर्शिया, इसी को तो ढकेलना है, इसी को तो ढकेलना है, ये तो इनर्शिया रुकना चाह रहा। मतलब इधर वाला फ्लूइड पॉजिटिव वर्क कर रहा और इधर वाला फ्लूइड नेगेटिव वर्क। फोर्स तो इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। नहीं समझ में आया? यानी वर्क डन ए से ए डैश तक और वर्क डन बी से बी डैश तक। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स कितनी होगी? फोर्स होती है प्रेशर इंटू एरिया, सब चीज़ें तो पता है ना। फोर्स कितनी होती है? प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ए मान लेते हैं। तो प्रेशर कितना है? P1, एरिया ए। इतनी फोर्स लगी यहाँ पे, P1 इंटू ए। खचक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये सोचो, कितना टाइम हुआ है? डेल्टा टी। यहाँ फ्लूइड की स्पीड कितनी है? V1। तो डेल्टा टी टाइम में कितना आगे बढ़े होंगे? V1 डेल्टा टी, सही है। स्पीड V1 है, कितना टाइम चला है? डेल्टा टी, तो कितना आगे बढ़ा होगा यहाँ? V1 डेल्टा टी। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्क डन बाय फ्लूइड देखो, अब वो फोर्स इधर लगा रहा है, कितनी फोर्स लगाएगा? प्रेशर इंटू एरिया है, माने P2 इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट भाई साहब इस तरफ हो रहा, मतलब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो पहली बात तो ये वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। फोर्स कितनी है? P2 इंटू A2, एरिया भी तो चेंज है, ये P1 इंटू A1, यहाँ P2 इंटू, यहाँ एरिया भी तो चेंज हो गया ना, एरिया बड़ा हो गया, दिख रहा है A2, ये एरिया छोटा A1, ये एरिया बड़ा A2। तो फोर्स इधर लगी, डिस्प्लेसमेंट इधर। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ बताओ? अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो बच्चों, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इधर स्पीड कितनी है? V2। कितना टाइम चला? डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, इतना ही फ्लूइड चला होगा। और फोर्स देखो इधर लग रही है, P2A, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये नेगेटिव लगा दिया, V2 डेल्टा टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन आ रहा है P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। अब मैं एक शॉर्टकट लगाने जा रहा हूं यहाँ पे, एक छोटी सी बात से बताने जा रहा, मैं सुंदर सी चीज दिखाने जा रहा। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, करेक्ट।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, मैं पूछूं यहां से यहां कितना मास ऑफ फ्लूइड आगे बढ़ा, डेल्टा एम, जो फ्लूइड का मास यहां से यहां गया है। वैसे तो ए बी वाला फ्लूइड मूव करके ए डैश बी डैश पे आया, ए बी वाला फ्लूइड मूव करके ए डैश बी डैश पे आया। मैं पूछ रहा कितना फ्लूइड ए से ए डैश पूछा। सो मास ऑफ फ्लूइड डेल्टा एम ले लिया इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू, बोलो वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है रो, और यहां वॉल्यूम कितना होगा, ये कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है। मैं पूछ रहा हूं ये कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये बढ़ा ये वाला, ये कितना वॉल्यूम है भाई। जितना फ्लूइड यहां पे आगे दिख रहा है उतना फ्लूइड इधर आगे बढ़ेगा। लॉजिक समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव करने को क्या ऐसे ही लिख देता, ये है ट्र, ट्र, तो ये जो मास इधर आगे बढ़ा यही मास तो इधर आगे गया आएगा। ऐसे देखो, सोचो दिमाग सोचो, पिचकू ऐसे दबाया, पिचकू, ये जो फ्लूइड यहां से चूक आगे बढ़ा यही फ्लूइड तो इधर आगे जाएगा। मतलब ये जो फ्लूइड यहां से निकल के इधर आगे आया यही फ्लूइड तो यहां से निकल के इधर आगे आया। सो मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ये वॉल्यूम या ये वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इनटू A1, बोलो यार वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, A1 V1 डेल्टा टी, या डेंसिटी इनटू A2 V2 डेल्टा टी। मेरे ख्याल से तो दोनों सेम ही है भाई, A1 V1 A2 V2 बराबर भी है। बात समझी कि नहीं मेरी, तुम समझी कि नहीं, समझे कि नहीं, एक ही बात है। तो दोनों तुम लोग है ना, बच्चा बच्ची सब हो। तो यहाँ से कितना मास ये आगे बढ़ा, जितना मास ये आगे बढ़ा उतना मास ये जितना मास पुचुक, ये पुचुक है ना। तो ये मास क्या होगा, एरिया सॉरी डेंसिटी इंटू दिस वॉल्यूम, और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो ध्यान से देखो, हम ध्यान से देखना, रो A1 V1 को डेल्टा एम बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। देखो, बल्कि डेल्टा टी भी दे रखो। हम एक काम करते हैं, A1 V1 डेल्टा टी को डेल्टा एम बाई रो, यस, A1 V1 डेल्टा टी को डेल्टा एम बाई रो माइनस A2 V2 डेल्टा टी को भी, A2 V2 डेल्टा टी को भी, ये रो इधर चला जाएगा, A2 V2 डेल्टा टी को भी डेल्टा एम बाय रो। सो आ रहा डेल्टा एम बाय रो P2 माइनस P1, दिस इज द वर्क डन बाय फ्लूइड। क्लियर है, नोट कर लीजिए। वर्क डन बाय फ्लूइड मैंने कैसे निकाला, लेफ्ट साइड में फ्लूइड पॉजिटिव वर्क कर रहा और राइट साइड में नेगेटिव वर्क कर रहा। क्लियर है यहां तक। लेफ्ट साइड में फोर्स कितनी है P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है V1 डेल्टा टी। राइट साइड में फोर्स कितनी है P2 A2 और डिस्प्लेसमेंट V2 डेल्टा टी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐड किया, फिर मैंने कहा A1 V1 A2 V2, फिर डेल्टा एम ये मास निकाल लिया, जिससे रो A1 V1 T1 ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ से समझ में आया मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू दिस वॉल्यूम। ये सब किया, फिर फाइनली वर्क डन बाय फ्लूइड ये आ रहा। अच्छा, हमें निकालना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करने को मैं बहुत आसान था, मैं बोलता यहाँ का उठाओ यहाँ का उठाओ लगा दो, गलत तरीका है वो, समझो जो टीचर बता रहे, ये प्रॉपर बता रहा हूं। तुम क्या पढ़ रहे हो, इधर का उठाया इधर का उठाया, दोनों को जोड़ दिया। बोल देते हैं कि यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V1 स्क्वायर हाफ एम V2 स्क्वायर, और लगा दिया। नहीं यार, कैसे, ये फ्लूइड थोड़ी ना वहां गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगा रहे हो उस पर, ये फ्लूइड अलग है ये फ्लूइड अलग है, समझो ये थोड़ी ना वहां गया, ये पोर्शन लो। क्या चलो समझाते हैं, यहां तक नोट कर लिया आपने। अच्छा, अब और कौन वर्क करेगा, और भैया ग्रेविटी की फोर्स वर्क करेगी। है ग्रेविटी इस फ्लूइड को पकड़े रहना चाहती है ए से बी, ये तो थोड़ा ऊपर चला गया ए डैश बी डैश। सो नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना सरदर्द हो जाएगा। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है सबको पता होगा, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं। होश उड़ गया कई लोग के, भाई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे डिफाइन था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे डिफाइन था कि नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कोई पूछ ले तो हम क्या कर दें, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको नहीं पता आप नोट कर लो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये हमने लॉजिक लगाई। डेल्टा यू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये मतलब माइनस डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस लग गया मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बड़ी आसानी से मैं बोल सकता हूं यू इनिशियल यहां से ले लो mgh1 और यू फाइनल यहां से ले लो mgh2। नहीं यार, गलत बात है, झूठी बात है। ये इनिशियल है ए बी और ये फाइनल है ए डैश बी डैश, तो मैं लिखूंगा यू इनिशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी ब्लॉक, इतने की पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल ये इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि समझ में आ रहा है, यहां माइनस लगा है, डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस रिलेशन, माइनस लगा तो ये, तो यू ऑफ ए बी माइनस यू ऑफ ए डैश बी डैश। अब सही हुआ। अब u ऑफ ए बी क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, मैं कैसे तोड़ूंगा इसको, देखना ध्यान से। u ऑफ ए बी को ध्यान से देखो, ए बी को ध्यान से देखो, ए डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी, इसको मैंने तोड़ा ये प्लस ये माइनस u ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को कैसे तोड़ें, ए डैश बी डैश को कैसे तोड़ें, ए डैश बी डैश को यहां से यहां u ए डैश बी और फिर ये ले लो u बी बी डैश, इसको मैंने तोड़ा इन दो में, u ए डैश बी u बी डैश। देख लो, इस वाले को तोड़ दिया इसमें, इस वाले तोड़ दिया इसमें, लिख सकते हैं ऐसे तो तोड़ के mgh mgh। अच्छा ध्यान से देखो, अब ये कैंसिल हो जाएगा। इतने फ्लूइड का कोई काम नहीं था, इतने फ्लूइड की जो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में थी वही बाद में, वो तो अपनी जगह चेंज ही नहीं किया। थोड़ा सा फ्लूइड इधर ऊपर आया, थोड़ा सा फ्लूइड इधर गया, इन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो वही चीज ये एविडेंट होती है यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश। यू ए डैश मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास यहां पे हमने डेल्टा m लिया था, g हाइट कितनी है h1, माइनस मास यहां का, जितना मास यहां पे आगे बढ़ा था उतना मास यहां पे, डेल्टा एम जी h2। ये डिस्कशन हो चुका है ना, जो मास है बस हो गया। यहां से डेल्टा एम जी कॉमन h1 माइनस h2 इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। इसके सिवा कोई फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बच्चों, पर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा फ्लूइड के मोशन के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने से नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0। इसके सिवा फ्रिक्शन की फोर्स वर्क करेगी, पर क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है तो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। इसके सिवा टॉर्क का वर्क हो सकता था, पर क्योंकि इररोटेशनल है, कहीं घूमने का मोशन नहीं है, तो टॉर्क का वर्क डन भी नहीं होगा। तो ये दो फोर्सेस का वर्क डन है, ध्यान से इनको देख लो। वर्क डन बाय फ्लूइड ये, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज दैट डेल्टा एम बाई रो। मैं लिख लूँ दोनों को, कहीं दोनों को एक जगह पे लिख लेते हैं। एक हमारे पास है वर्क डन, इसको मिटा लेते हैं। दो तरह के वर्क डन हैं, वर्क डन बाय फ्लूइड डेल्टा एम बाई रो P2 माइनस P1, और वर्क डन बाय ग्रेविटी डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। क्लियर? अब इतना जो वर्क डन है ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, जितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय विच फोर्स, बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी आखिरी वाले की, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी, ये फाइनल की, ये इनिशियल की। फिर वैसे ही तोड़ लो, ए डैश बी डैश को तोड़ो, बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश को,
ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश। समझ में आया? अब इसमें मत पूछना इनिशियल माइनस फाइनल क्यों नहीं, भाई थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन, ये थ्योरम है, मानो। हम क्या कर सकते हैं, पहले पढ़ा चुके, वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइप कर लो गूगल पे, यूट्यूब पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी, इसको देखो, इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी, इसको भी तोड़ लिया दो में, ए बी को, ए डैश बी। फायदा क्या हुआ, के ए डैश बी कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक, तो बड़ा आसान हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट में मास कितना है, डेल्टा एम, काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल्टा एम, स्पीड कितनी है v2 स्क्वायर, हाफ, यहाँ पे भी मास डेल्टा एम, स्पीड कितनी है v1 स्क्वायर। सो वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू दिस टर्म। यस, अब वर्क डन बाय फ्लूइड और वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम यहाँ पुट करना चाहेंगे। सो वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्लूइड है यहाँ से लिखें डेल्टा एम बाई रो P2 माइनस P1, और वर्क डन बाय ग्रेविटी था डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। इन सभी से देखो डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम कैंसिल हो जाएगा। जितने 1 वाले टर्म है उनको एक तरफ, जितने 2 वाले टर्म है उनको एक तरफ, और एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। सो P2 माइनस P1 रो से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई, P2 माइनस P1, ये रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2, बोले सही है, रो से मल्टीप्लाई हो गया। और इधर रो से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को, ये भी रो से मल्टीप्लाई, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, जितने 1 वाले टर्म है एक तरफ, जितने 2 वाले एक तरफ, बोलो सही। अच्छा, ये P1 माइनस P2 होगा ना, गलत लिखा है, P1 माइनस P2। देखो इधर का वर्क डन पॉजिटिव है, इधर ही का वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, ये वर्क डन बाय फ्लूइड है ना, P1A इंटू ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है ना, गलत लिख गया वो, छोटा सा मिस्टेक, P1 माइनस P2 आएगा ना, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। अब जितने 1 वाले टर्म है उनको एक तरफ, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2, इधर आके पॉजिटिव हो गया, प्लस ये इधर आके पॉजिटिव रो जी H2, और ये भी टर्म है हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? P1 प्लस रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। प्रूव हो गया क्या? बहुत बढ़िया, 100% करेक्ट है। हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा चाहो तो फील भी समझो कि ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा फील पकड़ो इसका। यानी हम लिख सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या ये सही भी है कि नहीं? देखो कहीं कहीं पे भी एक बहुत सिंपल है, इसमें मैं तुमसे बोलता हूं, मान लो V1 V2 0 है इस इक्वेशन में, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 0, जरा पुट करो, इसका मतलब फ्लूइड कैसा हो गया, स्टैटिक हो गया ना, वेलोसिटी 0 है दोनों जगह, तो इसका मतलब हो गया P1 प्लस रो जी H1, ये टर्म 0, P2 प्लस रो जी H2, यहाँ से देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी H1 माइनस H2 आ रहा है। क्या यही आना चाहिए था? डिफरेंस इन प्रेशर यही होना चाहिए। मतलब कि इसको हम स्टैटिक फ्लूइड पे अप्लाई करें तो ये 100% सही जवाब दे देगा। क्लियर है ना? दोनों की वेलोसिटी 0 रख लो और इसका एप्लीकेशन समझो। जैसे मान लो जब ट्रेन आती है तो हम लोग से बोला जाता है ना, प्लेटफॉर्म से दूर हट जाओ, ट्रेन के पास मत खड़े रहो, ट्रेन अपने पास खींच लेगी। जब ट्रेन आती है तेज़ी से तो हमसे कहा जाता है दूर खड़े रहिए, वरना ट्रेन अपने पास हमें खींच लेगी। क्यों?
भाई साहब जहाँ पे ट्रेन आती है वहाँ पे एयर की स्पीड बढ़ जाती है। उस जगह पे ट्रेन आई तो उस जगह पे फ्लूइड जो है ट्रेन के आगे, ट्रेन के डिब्बे के आगे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड बढ़ गई है ना। उसके नीचे जितना फ्लूइड है उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाने से उस जगह पर प्रेशर कम हो जाएगा। दो चीज़ें देखो, एक ट्रेन वाला, एक मतलब पटरी वाला एरिया, एक प्लेटफॉर्म वाला एरिया, ठीक है। तो अपना जो रेलवे लाइन है, जो पटरी है और जो प्लेटफॉर्म है, उनमें हाइट का बहुत डिफरेंस तो है नहीं, है ना। ट्रेन भी ऊपर ही चल रही है अपनी, मतलब अपने सामने ही तो दिखती है, ऐसा तो नहीं नीचे घुस के। तो हाइट वाला टर्म तो छोड़ ही दो, दोनों तरफ सेम हो गया, एक प्लेटफॉर्म एक पटरी। पटरी पे स्पीड ज़्यादा है, मतलब पटरी पे प्रेशर कम होगा। प्लेटफॉर्म पे एयर की स्पीड नॉर्मल है, नॉर्मल हमने हवा जैसी है वैसी चल रही है, स्पीड कम है, तो प्लेटफॉर्म पे प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब आपके पीछे, जैसे मान लो आप ट्रेन के बगल में खड़े हो, ऐसे ट्रेन देख रहे हो यार, बगल से गई है, ऐसे तुम देख रहे हो तो जा रही है, ऐसे बाय कर रहे हो, जो भी है, तो आपके पीछे जो एयर है उसकी स्पीड कम है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। आपके आगे जो एयर है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो कम प्रेशर लगा रही है कि नहीं। देखो यहाँ से दिख रहा है, स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर कम, तो पीछे से प्रेशर लगेगा, आगे प्रेशर कम है, धम जाके ट्रेन से लड़ जाओगे। बहुत से फिनोमेने हैं। इसका एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पे 2 इंडिविजुअल वीडियो आएंगे, एक वेंचुरी मीटर का इसका नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो टॉर्सिलीज थ्योरम का, दोनों एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। और कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन जैसे ये बताया, जैसे आप देखते हो जब तेज हवा चढ़ती है तो टिन का शेड उड़ जाता है, धाड़ 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 उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? मान लो ये टीन का शेड है, इसके ऊपर से तेज हवा चली, है ना, टीन का शेड ऐसे मान लो लगा हुआ है, इसके ऊपर से तेजी से हवा चली, तेजी से हवा चली तो एयर की स्पीड ज़्यादा है, नीचे एयर की स्पीड कम है, नीचे ढका हुआ है उसके अंदर हवा जा नहीं रही, नीचे एयर की स्पीड कम है, ऊपर एयर की स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम, स्पीड कम होने से प्रेशर ज़्यादा। ऊपर भैया स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज़्यादा रह गया, धूम उड़ के चली गई। जैसे आपने एक ये देखा होगा एक्सपेरिमेंट कई लोग करते हैं, ऐसे स्ट्रॉ लिए रहते हैं और यहाँ से फूंक मारते हैं, यहाँ से ब्लो करते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लो करते हैं, ठीक है, और यहाँ से फूंकने पे एक पिंग पोंग बॉल, एक पिंग पोंग बॉल नीचे नहीं गिरती। इसे स्ट्रॉ के बगल में रख लो तो करके देखना, बहुत हल्की बॉल है, ये नहीं कि रबड़ की बॉल ले ली, लेदर की बॉल ले ली तो गिर जाए। आप फूकोगे, फूकने से क्या होगा, यहाँ पे एयर की स्पीड बोलो बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तो वो उसको सपोर्ट करता रहता है। तो इसी जगह देखो ऐसे करती रहेगी, नीचे से प्रेशर मारता रहेगा और ये गिरेगी नहीं। तो इस तरह के बहुत से एप्लीकेशन है, जैसे अपना मैग्नस इफेक्ट है, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में। पहले तो वेंचुरी मीटर टॉर्सलीज थ्योरम करेंगे बेसिकली। अभी आपको बेसिक बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन और उनके लॉ की अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल समझो। लॉ को और अंडरस्टैंड करो कि कैसे ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाएगा। हाउ इज दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझो। एक फ्लोइंग फ्लूइड में 3 तरह की एनर्जी होती है। 2 तरह की एनर्जी से आप फैमिलियर हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग फ्लूइड में 3 तरह की एनर्जी होती है। 3 टर्म्स देखो, पहला क्या है रो, दूसरा रो, सॉरी पहला क्या है पी, दूसरा रो जी एच, तीसरा हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, तो दूसरा टर्म आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा टर्म कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी। पहला टर्म है प्रेशर एनर्जी। फ्लोइंग फ्लूइड के पास एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, मान लो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस जगह पे मान लो प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, या PA मान लो, यहाँ मान लो प्रेशर A है, एरिया A है। मान लो ये फ्लूइड यहाँ से थोड़ा आगे गया, x डिस्टेंस आगे गया, ऐसे ही अज्यूम कर लो। सो प्रेशर ने कितना वर्क किया फ्लूइड पे, वर्क डन बाय प्रेशर। जो प्रेशर वर्क करेगा वही प्रेशर की एनर्जी है। सो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स कितना होगा, फोर्स कितनी हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट हुआ x। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
तो आप बोलोगे कि भैया जो एनर्जी है, यही तो एनर्जी, जितना वर्क किया प्रेशर ने, जितनी उसके पास एनर्जी थी उतना एनर्जी ने प्रेशर वाला वर्क कर दिया। तो ये जो एनर्जी है इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। मतलब द फर्स्ट टर्म इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किसी फ्लूइड का अगर प्रेशर P है और वो फ्लोइंग फ्लूइड है, किसी फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर P है, तो उसको आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नाम से भी जान सकते हो। प्रेशर एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा, फोर्स, दिस इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी ली और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। पहला था प्रेशर एनर्जी। दूसरी फ्लोइंग फ्लूइड के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, इससे आप फेमिलियर हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फ्लोइंग फ्लूइड की, mgh, यही होगी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे, mgh। मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, तो इस टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मास बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो रो जी एच। तीसरे तरह की जो एनर्जी होगी फ्लोइंग फ्लूइड के पास, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी, हाफ mv²। मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, तो आप बोलोगे सर हाफ mv² डिवाइड बाई वॉल्यूम, m बाई v, m मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, सो हाफ रो v²। अब आप समझ रहे होगे जो तीन टर्म हैं वो तीनों एनर्जी के टर्म हैं। पहला है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? सो द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोइंग आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये अंग्रेजी की लाइन तुमको समझ में आई कि उड़ गई? द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब पर यूनिट वॉल्यूम है, ऑफ अ फ्लोइंग आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पर यूनिट वॉल्यूम, और वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप समझ गए कि ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल आपको करा दें, एक न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन हमें बोला हमारे पास एक पाइप है, यहां इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां फ्लूइड बह रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। यहां इसका एरिया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, h1 इज इक्वल्स टू h2, हाइट सेम है। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, नाम दे दो इनको मैं, बिटवीन 1 and 2 if the fluid is, क्या ले लें, वाटर ले लें। इफ द फ्लूइड इज वाटर, देखें वाटर ही लेके आए हम। इफ द फ्लूइड इज वाटर, नहीं फ्लूइड कुछ और है, डेंसिटी दी है। इफ द फ्लूइड हैज रो इज इक्वल्स टू 1200 kg पर मीटर क्यूब। चलिए ट्राई करें एक बार। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा। पॉज करके ट्राई करेंगे। हो गया, P2 माइनस P1 चाहिए, मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। H1 H2 बराबर थे तो रो जी H1 रो जी H2 कैंसिल।
अच्छा, तो अपने को V1 V2 की वैल्यू तो चाहिए ही होगी। V1 मिल चुका है, V2 चाहिए, सो V2 आप निकाल सकते हैं। V2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दीजिए। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यहाँ कर लें। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V1 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। A2 एरिया कितना है 20 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इज 10 millimeter, so 1 centimeter square will be 100 millimeter square, so 20 upon 100 centimeter square multiplied by V2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5, तो V2 ये 50, तो V2 आएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो V2 इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा, अब P1 प्लस हाफ, एक काम करते हैं, अपने को डिफरेंस इन प्रेशर चाहिए, सो क्या ले लें, P2 माइनस P1 माइनस P2 करते हैं, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, so P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square, क्लियर। हाफ रो कितना है 1200, V2 का स्क्वायर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी बाहर लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखना, पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो हाफ इंटू 1200 इंटू 50 10 प्लस 50 माइनस 10, 15 प्लस 10 50 माइनस 10, तो 60 इंटू 40, ठीक है ना, 60 इंटू 40, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट में चेंज हो गया, 10 की पावर माइनस 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। हो गया मेरे ख्याल से 200 00 1 2 3 4, 10 की पावर माइनस 4 गया, 2 1 2 2 6 12, अब 4 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 12 और 2 144 पास्कल। सो इन दोनों एंड्स में जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी 144 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 144 पास्कल, ऐसा यूनिट में। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हैं, कभी कभी H1 H2 भी दे देगा साथ में, कोई एक वेरिएबल गायब कर देगा, समझ रहे हो, रो जी H1 रो जी H2, कभी हाइट गायब कर देगा, कभी वेलोसिटी एक तरफ की गायब कर देगा, है ना, कभी डिफरेंस इन प्रेशर पूछेगा, दोनों तरफ प्रेशर गायब कर दिया तो डिफरेंस इन प्रेशर पूछ रहा है ना, कभी एक तरफ का सब कुछ दे देगा, दूसरी तरफ का एक चीज गायब कर देगा, तो कोई वेरिएबल बीच से गायब होगा। कई बार रेट ऑफ फ्लो पूछ लेता है, तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है A इंटू वी। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, कुछ टर्म होते हैं, है ना, जैसे कुछ टर्म होते हैं प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कई बार ऐसे भी बोला जाता है बर्नौलीज थ्योरम को, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड इज कांस्टेंट। क्या है ये? बर्नौलीज थ्योरम क्या था? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को रो जी से डिवाइड कर दूं, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, रो डेंसिटी कांस्टेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कांस्टेंट रहेगा ना तब भी। तो मैंने रो जी से डिवाइड किया P बटे रो जी प्लस रो जी से डिवाइड किया H, इसको रो जी से डिवाइड करोगे बचेगा हाफ वी स्क्वेयर बाई जी, ये बचेगा। रो जी से डिवाइड करो क्या बचेगा? वी स्क्वेयर बाई 2g इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बर्नौलीज इक्वेशन आपने नॉर्मल फॉर्म की उठाई और दोनों तरफ रो जी से डिवाइड किया, तो यार कांस्टेंट को तो रो जी से डिवाइड करोगे नया कांस्टेंट बन जाएगा।
इसको रोजी डे रो कैंसिल, नीचे जी आ जाएगा। ये जो बच्चों एक्सप्रेशन बना है इसमें 3 टर्म्स के नए नाम हैं। H को हम कहते हैं पोटेंशियल हेड, P बाई रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड और V स्क्वायर बाई टी जी को काइनेटिक हेड। क्यों बताया? बहुत सी चीजों के लिए। कई बार आपसे पूछता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अब बोलेगा इस टर्म का डायमेंशन निकालो काइनेटिक हेड, तो यार इसके वही डायमेंशन होंगे जो हाइट के होते हैं, सेम डायमेंशन वाले ऐड होते हैं। तो याद रखो जितने भी ये हेड हैं ये हाइट के टर्म्स में बात की गई है। प्रेशर हेड क्या है? P बाय रो जी, पोटेंशियल हेड H। इतना समझ लो जब भी ऐसे बोले काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, तो तुम अपना बर्नौली इक्वेशन लिख लेना, P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और उसको रोजी से डिवाइड कर। इतना समझना, यहाँ पे H आना है, सिंपल। हेड का मतलब जब भी बोले तो यहाँ पे H बचना चाहिए। ऐसे पकड़ोगे तो याद रहेगा कि बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेंगे और रोजी H में से क्या बचना चाहिए? H बचना चाहिए। तो रोजी से डिवाइड कर लो। जो टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। सबके इसका डायमेंशन, प्रेशर हेड का डायमेंशन क्या होगा? हाइट का, काइनेटिक हेड का हाइट का। तो ये समझ लो जब भी हेड के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे H बचना चाहिए। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं द सम ऑफ, कई बार ऐसे भी लिखा होता है क्या, द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, सॉरी द सम ऑफ प्रेशर हेड, है ना, समझ ही रहे हो, और क्या पोटेंशियल हेड, और क्या काइनेटिक हेड ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑफ अ फ्लोइंग आइडियल, समझ रहे हो, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था पूरा बर्नौलीज थ्योरम। न्यूमेरिकल और कर सकते हो, बहुत कुछ नया नहीं आया। कई बार रेट ऑफ फ्लो पूछ लेगा तो उसको निकाल लेना। इसके बाद बर्नौलीज के वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है, हम 2 एप्लीकेशन के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे और बाकी एप्लीकेशन 15-20 मिनट की वीडियो में एक समझा देंगे। अगला वीडियो रहेगा वेंचुरी मीटर, उसके बाद अगला वीडियो टॉर्सिडीज थ्योरम। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।